भारत माता की। आज इस धन्यवाद सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे किसानों के नेता और हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय आदूराम जी मेघवाल साहब और हमारे प्रधान साहब पुष्पाराम जी और भाई सुकेश जी हमारे प्रधान साहब युवा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे युवा को जीता कर भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंच पर बैठे जनप्रतिनिधिगण और सभी मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे जो प्रत्याशी जीते हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इन प्रत्याशियों को जीता कर भेजा, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपने जिनके ऊपर भरोसा किया है ऐसे प्रत्याशी आपके विश्वास के ऊपर पूरा पूरा खरा उतरेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, में विश्वास रखता है। वो सामाजिक जीवन के अंदर कार्य हो या कहीं आपदा आ जाती है तो वहाँ सबसे पहले अगर कोई आगे जाकर खड़ा होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। चाहे कोरोना का समय हो तो कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि सेवा के अंदर सबसे आगे अगर कोई थे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा में सबसे आगे खड़े थे। इसी तरह अगर कोई दूसरी जगह कहीं पर भी कोई आपदा आती है वहां पर सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपने जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी एक सेवा है और सेवा का अवसर मिला है हम सबको। इस जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, चाहे वो आपने लोकसभा में मुझे दिया हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपने इन सबको दिया, जिला परिषद सदस्य के रूप में, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और मैं तो कहता हूँ कि वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। कई लोग कहते हैं एक वोट के फर्क पड़े, एक वोट से बहुत बड़ा है, उसका एक वोट का महत्व है। और एक वोट से ही जीतता है और जीतने वाला आगे जाकर काम करे, चाहे वो कोई भी हो, उसका धर्म बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य हो, प्रधान हो या प्रमुख हो, उसका ये दायित्व बनता है कि जीतने के बाद वो जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अभी जैसा कि मेरे सामने कई विषय रखे गए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब ये यहाँ पर मैं आ रहा था 4-5 दिन पहले ये कार्यक्रम तय हुआ, तो आदूराम जी का फोन आया, प्रमुख प्रधान साहब और सब मिले थे और सबने यही कहा कि आपको आना है। तो मैंने कहा मैं फागलिया के अंदर हमारे 14 प्रत्याशी जो पूरा 15 में से 14 जीते हैं और वहाँ अगर मैं नहीं जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा अवसर मैं अपने इतने भाइयों के और सबके बुजुर्गों के दर्शन करने का मैं अवसर छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैंने तुरंत कहा मैं कल वहाँ पर मीटिंग थी, 3-4 मीटिंग थी, उसके बावजूद भी तुरंत मीटिंग खत्म हुई। रात को लगभग 10 बजे वहाँ से फ्री हुआ और सुबह 3 बजे फ्लाइट थी, तो वो जोधपुर तो आ नहीं रही थी, सुबह कोई जल्दी थी, तो फिर अहमदाबाद सुबह वहां से 5 बजे रवाना हुआ और यहाँ पर आपके बीच में पहुंचा।
मैं पहुंचना तो जल्दी चाहता था, लेकिन मेरे समय जैसा आपको दिया था, लेकिन समय से थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में आपको पता वहाँ आज धुंध बहुत थी, तो वहाँ फ्लाइट भी पहले तो लेट रवाना हुई और उसकी वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर लेट पहुंचा। तो मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप सबको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए भी मैं आप सब और आगे से प्रयास करूंगा कि मैं समय पे आऊं। आगे और भी मीटिंग है, वहां भी जाना है। तो मैं तो आपसे एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो ये समस्या है, उस समस्याओं का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा जो मेरे सामने रखी है। अभी जैसा एक तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसा नहर के पानी की बात की कि नहर के पानी के क्षेत्र को बढ़ाने की बात है, और ये मैं आपको उस समय की बात कर रहा हूँ कि अपन सरकार बनाते हैं और कई बार सरकार बनाने के बाद में एक बार अगर बनती है फिर दोबारा अगर सरकार नहीं बनती तो इसका कितना फर्क पड़ता है। हम सोचते हैं कि क्या है कि एक बार कि जब पिछली बार सरकार थी उस समय गुजरात के अंदर ये जब नहर आ रही थी तो उस समय पहले प्लान बन गया था, लेकिन 5 साल तक इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान सरकार का जो पैसा है वो जमा नहीं कराया और उसकी वजह से हमारे नहर का पानी 5-6 साल लेट पहुंचा। फिर जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय मुझे पता है, और वसुंधरा जी ने उस समय 600 करोड़ रुपए, अब तो उसका जस्ट डबल ही समझो, उस समय 600 करोड़ भी ज्यादा थे, लगभग 600 करोड़ रुपए वहाँ पर जमा करवाए और उसके बाद में ये नहर है वो उसका काम शुरू हुआ और अपने ये क्षेत्र के अंदर नहर का पानी पहुंचा। तो एक अगर उस समय कंटिन्यू सरकार बन गई होती तो अपने को 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। और अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि कई बार जिस तरह से यहाँ पर बाड़मेर के अंदर एक रिफाइनरी बनी, पचपदरा के अंदर बन रही है, मैं ये सारा इसलिए कह रहा हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है, विकास की गति एक बार रुक जाती है। जब पिछली बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तो लीलाड़ा के अंदर बाईपुर के अंदर रिफाइनरी का पूरा जमीन का एक्वायर करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदली और उसके बाद में अशोक जी गहलोत की सरकार 5 साल रही और उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बाद में काम नहीं हुआ। फिर दोबारा वापस मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने तो फिर उसके बाद में वो पैसा लगभग 18,000 करोड़ रुपए, जो पहले तो उसको 56,000 करोड़ रुपए कहना चाह रहे थे कि उतना लगेगा, लेकिन उस पैसा देखा तो ये वास्तव में ज्यादा था। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कौन लोग मिले हुए थे, कहाँ कहाँ जाने वाला था पैसा, लेकिन उसके बाद में 18,000 करोड़ रुपए के अंदर ही और एसपीसीएल के साथ में, और जहाँ 57,000 करोड़ रुपए लगे, 58,000 करोड़ रुपए लगने थे वहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए ही लगे राजस्थान की सरकार के, और उतना ही हिस्सा जो 26% जो हिस्सा है उतना रहा। तो ये पैसा आप सोच लो कि किस तरह से लूट मची हुई थी। लेकिन अब उसका काम वापस शुरू हुआ तो वो 5 साल हमारे खराब हो गए, वरना आज दिन तक रिफाइनरी बन जाती। तो मेरा तो ये कहना है कि आपने जिस तरह से अब आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो हमेशा काम में विश्वास रखती है। मोदी जी के तो आपको पता है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार कैसे आई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो आपके सभी के संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4 10 दिन की गिनती बोली, 10 दिन में कर्जा माफ। अब संपूर्ण पूरा कर्जा किसी के माफ हुआ हो तो मुझे पता नहीं, मेरे तो यहाँ पर मेरे को कभी किसी ने कहा नहीं कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा था कि युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता कोई किसी के आ रहा है? कोई कांग्रेसी के कोई हो तो उसके आता हो तो पूछ लेना, उसके आए तो अपन भी उस रास्ते मेरे युवाओं को इनको भी कहूंगा तुम भी उससे पूछ कर भाई वहां से आता है तो वहां से उसको भी दिला देंगे। तो ये उन्होंने झूठे वादे किए और झूठ मूठ की सरकार। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि बिजली के बिलों के उन्होंने कहा था कि हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास में एप्लीकेशन आई गई और उन्होंने कहा हमारे तो 20,000 रुपए का बिल आ गया, कई कह रहे 50,000 का बिल आ गया, और कई 1-1 लाख और 1.5 2-2 लाख के बिल आ रहे हैं। घर पे बैठे लोग बेचारे कह रहे हमारे तो एक बल्ब जलता है और 1 लाख रुपए का बिल। अब कहाँ से 1 लाख रुपए गरीब व्यक्ति कहाँ से लेके आए? और अगर वो 1 लाख रुपए नहीं भरे तो उसका बिल कनेक्शन काट दिया जाता है।
और इस तरह से एक लूट मची है कि राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है वो सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से देख लिया आपने कि उन्होंने जो बिल के अंदर मेरे पास कई लोग आए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे घर पर तो कनेक्शन ही नहीं है, तो उसके बावजूद भी 50,000 का बिल आ गया। ऐसे यहाँ पर भी होंगे कहीं जिनके घर पर कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन उनके 40-40, 50,000 के बिल आ रहे हैं। क्या है ये सारा मेरे समझ में नहीं आता। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये तो वैसे तो देखो राजस्थान के अंदर अब जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, कोई कहीं पर भी देख लो स्थिति एकदम सामान्य नहीं है। उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो निरंतर काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आपको पता है कि सबसे पहले आपको किसान सम्मान निधि का पैसा प्रारंभ किया। किसान सम्मान निधि यानी कि 2,000 रुपए हर 4 महीने के अंदर किसान के खाते में डालना प्रारंभ किया। अभी आदुराम जी कह रहे थे कि कैलाश जी थे के करियो, ठीक है ना, पूछ रहा था कैलाश जी मारे के करियो, भरतलाल जी आपने कहा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे ही मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली भरतलाल जी, तो एक काम तो शुरू किया, और वो किसान सम्मान निधि का पैसा हर 4 महीने के अंदर आपके खाते में जो आता है 6,000 रुपए, वो आपके कृषि मंत्रालय से आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और सीधा खाते के अंदर पैसा आता है। तो साल का 6,000 रुपए तो हर हुआ, और 5 गुना में हर घर 30,000 रुपए तो पूगी को पूगे नहीं आता, पको ये तो कृषि मंत्रालय से ही आपके शुरू हुए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि बाकी तो सब आदुराम जी ने बताया कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि रवि जो टीडी खराबा हुआ है उसके बारे में भी मेरे पास भी शिकायत आई। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, उस समय इन लोगों ने राजनीति की थी और आपसे छुपी हुई नहीं है। भारत की सरकार ने उस समय पैसा दे दिया था, ये हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की, जरूरत पड़ी तो ड्रोन की व्यवस्था, मशीनों की व्यवस्था, और बाहर से लाकर भी किसी तरह से टीडी के इस प्रकोप से हम बचे। तो हमारी तरफ से प्रयास किए गए। भारत सरकार की जिम्मेवारी इतनी है कि पैसा देना है राज्य सरकार को, लेकिन काम राज्य सरकार को करना होता है। लेकिन राज्य सरकार ने उस समय अपने हाथ खड़े कर लिए थे, मीडिया के अंदर सिर्फ यही कहते रहे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी उतनी की उतनी है। ये सारा उस कानून के अंदर बना हुआ है। और अब मुझे आपको एक और चीज कहनी चाहिए पड़ेगी कि 6 महीने हो गए जो आपके क्लेम का नुकसान हुआ था बाड़मेर का, और बाड़मेर के अंदर 3 करोड़ रुपए आपके स्वीकृत किए भारत सरकार ने। 6 महीने हो गए, लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने अभी आपके खाते में नहीं डाले। ऐसे ही 14 करोड़ रुपए थे आपके जैसलमेर के, और 24 करोड़ रुपए ये थे अपने जालोर के क्लेम के। जो टीडी से नुकसान हुआ उसका पैसा इन्होंने आज दिन तक किसानों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, रोक कर बैठे। ये लोग हमें टोकते, केंद्र सरकार ने जांच की, पैसे जो चीज खुलासा हो गया, मिल गया, उसकी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है ना। फैसले के बाद में रोक कर बैठे हैं, किसानों का ये हक है। और भारत सरकार ने समय पर 4 महीने या 5 महीने हो गए पैसे दिए हुए, और वो आपके क्लेम के पैसे, लेकिन इन्होंने आज दिन तक। और मैं और ये कहना चाहूंगा कि अब आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो हमको एफपीओ बनाना है। 10,000 एफपीओ बनेंगे देश के अंदर, क्योंकि हम सब किसान हैं। और एक तरफ हम बात करते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बनना चाहिए। 60-77 साल हो गए आजादी हुई, भारत आजाद हुए, और इस 77 साल के अंदर 60 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन शासन करने के बाद किसानों के लिए कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से किसान ये कह सके कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उसकी और कोई काम नहीं किया। अब आपको इसका सीधा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हर देश के अंदर एक बजट होता है, और जो बजट पेश होता है उतना पैसा उस देश के अंदर, उस राज्य में, उस पद में खर्च होता है। ये यूपी की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 2012-13 तक जो सरकार थी, उस समय कृषि का टोटल बजट था
वो बजट कभी 15,000 कभी 14,000 करोड़ रुपए होता था, जिसमें से आधे से ज्यादा तो तिनका के अंदर अधिकारियों के चले जाते थे। बाकी का पैसा कृषि की योजना पर थोड़ा बहुत खर्च होता था। कितना? सिर्फ 14 या 15,000 करोड़। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अभी सरकार आई है, इसका एक साल का जो कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए है। उनका सिर्फ 14-15 करोड़ रुपए और मोदी जी के 1,35,000 करोड़ रुपए। और इसमें भी फिशरीज और जो दूसरे एनिमल हस्बेंड्री है उसका पैसा अलग है। पहले ये मंत्रालय उस समय साथ में था, तब सिर्फ 14,000-15,000 करोड़ था। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी के 2 मंत्रालय उसमें से एक अलग कर दिया, उसका भी लगभग बजट है जो 50,000 करोड़ के आसपास है। तो आप सोच लो कि कितना पैसा हो जाता है। लगभग 1,75,000 करोड़ के आसपास कृषि के अंदर बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है, और उसमें से 75,000 करोड़ रुपए तो सीधे आपके खाते में आ रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि के जो 2,000 रुपए आते हैं वही 75,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। समझ में आया कुछ? ये नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य लिया कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, किसानों की इनकम बढ़ाना है। और ये सोच कौन रख सकता है? जिसके मन में पीड़ा होती है वही रख सकता है, जिसके दर्द होता है वही रख सकता है। सोने की थाली में या चांदी की थाली के अंदर भोजन करने वाला अमीर व्यक्ति या पैसे वाले व्यक्ति को कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि गरीबी क्या होती है। जो गरीब होता है उसी को पता होता है कि गरीबी क्या होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने आपको पता है कि बचपन में चाय बेचते बेचते जब ये प्रधानमंत्री बने तो इसका मतलब उनको पता है कि गरीबी क्या होती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अब योजनाएं बना रहे हैं, किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों को, जिन्होंने इस देश के अंदर 73 साल आजादी के अंदर जो 60 साल जिन्होंने शासन किया था, उनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं कि ये लोग किसानों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। अरे आपको पता है, पहले तो कहते थे इनके प्रधानमंत्री हम तो 100 रुपए भेजते हैं लेकिन नीचे तक 15 रुपए पहुँचते हैं। ये 85 रुपए कौन खाता था? यही नेता लोग खाते थे। इनके जो दलाल थे, बीच में बिचौलिए थे, वो पैसे खा जाए लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचता था। अब नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं। कोई चपन्नी भी बीच में, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं। देश तो पहले भी चलता था, लेकिन देश ऐसा नहीं कभी चलना शुरू हुआ है। देश भारत आजाद हुआ, भारत तो हमारा सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। भारत के अंदर कोई खजाने की कमी नहीं थी। इन लोगों ने देश के अंदर गरीब को गरीब रख लिया, गरीब करने का काम किया। अनपढ़ को अनपढ़ रखना, 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना, ऐसी ऐसी नीतियां बनाई इन्होंने। 8वीं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी। आज मेरा ये कहना है कि ऐसे जब अच्छे काम हो रहे हैं, इस बीच के अंदर जब मोदी जी ने कहा कि मेरे देश का किसान भी मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए एक FPO बनाने का योजना बनाई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी भरतदान जी कह रहे थे। उसके अंदर क्या होगा कि आज हमारे यहाँ पर मान लो जो भी उत्पादन होता है, जीरा उदाहरण के तौर पर, तो आप जीरे के सारे किसान मिलकर अपने यहीं पर मिल लगा सकते हो। जो जीरा गुजरात के अंदर जाकर आज वहां पर बेचते हैं ऊंजा की मंडी में, मैं तो कहता हूँ मंडी के अंदर बेचने की जरूरत ही नहीं। जो व्यापारी पैसा कमाता है वो पैसा आप डायरेक्ट कमाओ, सीधा कमाओ। आपके यहाँ पर खुद की मिल लगाओ। जिस तरह से डेयरी होती है, दूध की डेयरी, उसके अंदर किस तरह से सदस्य बनते हैं, वैसे ही आप FPO बनाओ, एक समूह बनाओ, उसके सदस्य बनो। और वो जो सदस्य बनेंगे तो आप सारे जब सदस्य बनेंगे तो उस सदस्य के नाते आपका जो अनाज होगा वो सारा एक जगह आएगा। जैसे चाहे मूंग हो, मोट हो, बाजरी हो, जो भी, वो सब एक जगह लाओगे तो क्या क्या फायदे होंगे वो बताता हूँ। एक तो आपको बीज आप चेक करके ला सकते हो। एक ही तरह का बीज होगा जो आप लाओगे तो सब किसानों में बांटो। जो आपके मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनको बांटोगे तो एक ही किस्म का बीज होगा। और आप जब वहां से लाओगे,
जब बीज लाओगे तो उस समय क्या होगा कि एक तो चीज, दूसरी ये होगी कि आज अगर आप दुकान पर जाते हो तो उसके ऊपर मान लो बोरी, उसके अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इसके 950 रुपए लूंगा, रेट लिखी है तो 950 रुपए देकर आना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है किसान अकेला जाता है, वो अपने वो रेट जो दुकानदार कहता है उसी के अंदर अपने को खरीदनी पड़ती है। लेकिन अगर इतने सारे किसान या अगर ज्यादा किसान मिलकर जाकर कहेंगे हमारे को तो 2 टन लेना है या 10 टन बीज लेना है, तो आप ज्यादा साथ में लोगे तो आपको क्या होगा, कम पैसे के अंदर सस्ते में वो कहेगा मोटो ग्राहक है तो इन्हें छोड़ दी तो क्या हो, इसलिए वो बड़े ग्राहक को सस्ते में देगा। तो एक तो ये फायदा हो जाएगा आपका। फिर दूसरा मेरा ये कहना है कि आपका समूह बनेगा, फिर प्रोसेसिंग उसकी एक ही जगह पर मिल लगेगी। तो मिल के अंदर कहना चाहता हूँ आपको, आप कहेंगे कैलाश जी मिल के तो पहिया ला के कटो, कहाँ से लाएंगे पैसे, मिल के करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? उसके लिए कहना चाहता हूँ एक तो 33 लाख रुपए की सहायता आपके कृषि मंत्रालय के द्वारा, जैसे ही आप एफपीओ बनाओगे आपको हम 33 लाख की सहायता देंगे। एफपीओ को आपका जो समूह होगा उसको 33 लाख रुपए की सहायता, जो वापस नहीं देने आपको भारत सरकार को, आपके पास उस एफपीओ भी रहेगी तो 33 लाख रुपए की सहायता मिलेगी एक तो, जो आपके उस एफपीओ में रहेगी। फिर आप कहोगे साहब हमारे तो प्रोसेसिंग करनी, मिल पैकिंग करना है, उसके करना खर्चा है, वेयर हाउस भी गोदाम भी बनाना पड़ी, गोदाम बनाना पड़ी ना, आप हैं किसानों में धान एक जगह लाओ तो गोदाम तो बनाना पड़ी, तो गोदाम बनाने का पैसा भी भारत सरकार दे रही है। आप चाहे 1 करोड़ लागे चाहे 10 करोड़ लागे, जितना पैसा लागेला एफपीओ का उतना पैसा में आपने अपने मंत्रालय उधरा देना। मिल का जितना पैसा 5 साल के मत होने किस्तों में धीरे धीरे पाचा देना, और ब्याज की 3% की छूट है, और कागज जमीन को कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपने एक ही कागज गिरवी नहीं रखना, आप तो प्रोजेक्ट पेश करो एफपीओ के नाम तो थाने भारत सरकार पैसा दे दी। और बींगे मो बचे आप अपना जगह लड़का है, युवा साथी है, बोने आप धंधो दो, उनको लगाओ कि भाई तू जाकर बाहर बेच के आ, तू गुजरात में बेच, वो जो आपके प्रोसेसिंग हो जाएगी, मान लो बाजरा है तो बाजरे से क्या क्या बनता है आपको पता है? बाजरे से बिस्किट बनता है, बिस्कुट आपने खाई कोई बिस्कुट बने, बाजरे में चॉकलेट बने, बाजरे में ओट्स बने, बाजरे में और भी कई आइटम बने करें, बाजरे से बियर भी बनती है, आपको पता है, दारू बनता है। मेरा ये कहना है ये हंसने की चीज नहीं है, अपने से खरीद कर लोग पैसे कमा रहे हैं और हम इस बात के ऊपर हंस रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? जो दूसरा अगर व्यापारी अगर अपने से ले जाकर बेचता है, मैं एक बात को ओट्स कैसे, ओट्स अब मैंने कहा एक बाजरे से ओट्स बनता है, ओट्स क्या होता है आपको पता है? बाजरे के अंदर क्या होता है? बाजरे का ये ओट्स होता है, बड़े सेठ लोग होते हैं ना वो खाते हैं बाजरे का ओट्स। अब वो क्या है सेठ और उसके पैसे कितने देते हैं? 100 रुपए किलो के आसपास है बाजरे के ओट्स की रेट, 100 रुपए किलो। वो पैक करके बढ़िया पैकिंग करके और उसके अंदर ओट्स डाल देते हैं बाजरे के। अब बाजरे के ओट्स के तो दलियो बाजरे में पीस दलियो बने सा बाजरे का ओट्स, अंग्रेजी में हो गया ओट्स, हिंदी में हो गया दलियो। अब दलियो तो और रुपए बेचता हूँ 15 रुपए किलो, मोटा हीरा खा है। मेरा कहने का मतलब है अपनी मूंग है मोट है, अपन देख रहे हैं ना अपने सामने, अपने मूंग और मोट है, वो भी मूंग मोट अपन देखते हैं कि मूंग है जो अपन बेचते हैं कितने 78 रुपए किलो के अंदर बेच के आते हैं, और वही मूंग अगर दाल नमकीन बन जाती है, मिठाई बन जाती है तो 400 रुपए किलो होता है कि नहीं होता है? तो बनाने वाले हम क्यों नहीं बना सकते? अपने यहाँ पर उससे दाल से बनने वाली कई और आइटम बनते हैं, मैदा भी बनता है, मैदा भी महंगा बिकता है, उससे बनने वाले अन्य आइटम भी हम यहाँ से बनाकर बेचे। तो ऐसे हमारे आज जीरा है, जीरे से जीरे का एक तो जूस बनता है, जीरे का जूस आपको पता है? मैं एक दिन बैठो तो मेरे को एक जीरे की जूस की बोतल लाके दी, उसके ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए, जीरी प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ बनी हुई? जीरी प्राइवेट लिमिटेड का है दमन के अंदर, मैंने उसके ऊपर पढ़ा लिखा हुआ दमन। अब वो जीरा गया तो बाड़मेर से ऊंचा में से उस फैक्ट्री वाले ने खरीदा जीरा, और वो जाकर उसने 1 किलो जीरे के अंदर 100 बोतल छोटी छोटी शीशी है वो बनती है, जीरे का जूस बनता है लगभग 100।
उसके अंदर थोड़ा अर्क होता है, जीरे का जैसा सर होता है, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, वो जीरा है ना, जीरे का जूस बना तो 10 रुपए की एक बोतल हो गई। 1 किलो में 1000 बोतल बनती है तो कितना हो गया पैसा? आज अगर 100 बोतल भी बनती है तो कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए हो गए। जिसको अपन ने यहाँ से बेचा कितने में? 100-150 रुपए के अंदर जीरा बेचा, और वही जीरा वहां से लेके गया और जीरी प्राइवेट लिमिटेड वाला, और उसने जीरा खरीद कर वहां जूस बनाया और वापस अपने यहाँ पर लेके आए, अपन ने उसको गटर गटर पिया और 10 रुपए उसके अंदर बोतल ली थी। तो वो चीज अपन क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर अपने यहाँ पर? इसके लिए पैसे भारत सरकार की ओर से मैं आपको कृषि मंत्रालय के मंत्री होने के नाते और आपका भाई होने के नाते आपके साथ, लेकिन मेरे भाइयों करना आपको पड़ेगा, सदस्य आपको बनना पड़ेगा। इसके लिए 4-5 युवाओं को आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आपको तो करना क्या है, 5-7-10 लोग हैं जिनको आगे कर लो, बाकी को तो जब जीरा आए या अपनी फसल आए तो उसमें लाओ और प्रोसेसिंग करके आपको 2 बार पैसा मिलेगा एक ही फसल पे। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 बार कैसे मिलेगी? एक बार आप जो जीरा है आपका मान लो 100 रुपए का है तो 100 रुपए के हिसाब से आपने बाजार में मंडी में बेचने जाते हो, उसी रेट में आपके एफपीओ में आ जाएगा, तो उस समय आपको एफपीओ के अंदर से पैसा मिल जाएगा आपको जीरे का, तो आपकी रकम तो आपके घर पे आ गई। अब जो कंपनी का फायदा होगा, वो कंपनी का फायदा जितने मेंबर है, सदस्य है, उन सब के अंदर साल के अंत में बोनस के रूप में आपको वापस पैसा जो नफा होगा उसको बांटा जाएगा सबके अंदर। अब आपको एक ही फसल के 2 बार पैसे मिले कि नहीं मिले? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? पर इसके लिए काम आपको करना पड़ेगा। तो यही मुझे कहना था। बाकी अब ये है कि ये सारी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़े आ रहे हैं कि मोदी जी ही क्यों कर रहे हैं किसानों के लिए, हम तो 60 साल कर नहीं सके। अभी ये कृषि के 3 कानून जो ये बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो काले कानून। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो कानून बने उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 73 साल हो गए कानून बने हुए, पहले भी बने। अगर इस देश का भला किसान का हो गया होता उन 3 पहले जो कानून बने हुए थे उनसे, तो किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, किसान को गरीब नहीं रहना पड़ता, या किसान को बेचारा नहीं कहा जाता। और आप और हम सब जानते हैं कि किसी कहानी की शुरुआत होती है तब ये लिखा जाता है, किसान के बारे में कोई लिखता है तो एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। कभी ये नहीं लिखा गया कि एक गाँव में अमीर किसान रहता था। कभी आपने सुना कोई अमीर किसान? कहानियों में भी गरीब बना दिया इन लोगों ने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कृषि के 3 कानून जो बने मोदी जी ने बनाए वो बताना चाहता हूँ, और अभी जो कानून है उसके अंदर भी बताना चाहता हूँ। अभी जो कानून है उसके अंदर हमारी जीरे की मंडी तो ऊंचा है तो हम वहीं पर बेच सकते हैं, उससे दूसरी जगह नहीं बेच सकते। उसके लिए भी हमें कागज जमीन के सारे लेके जाना पड़ता है। और बाजरा मूंग मोठ जो अपने मंडी है उसी के अंदर बेच सकते हैं, हम दूसरी जगह नहीं बेच सकते, गुजरात भी नहीं ले जा सकते, और ना ही बालोतरा में बेच सकते हैं, नहीं हम जोधपुर में अधिक रेट मिलती है तो बेच सकते हैं। ये पहले का कानून है। मैं ये कहता हूँ, ये माइक वाली कंपनी देश के किसी भी कोने में बेचे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन किसान नहीं बेच सकता। ये 60 साल 77 साल हो गए, इसके अंदर ये कानून था कि किसान अपने उत्पादन को दूसरी जगह नहीं बेच सकता जहाँ उसको अधिक रेट मिले। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब जो कानून अपनी मर्जी जिस व्यक्ति को चाहे वहां पर बेचे, जहां चाहे वहां पर, जिसको जहां उसको अधिक रेट मिलेगी वहां पर बेचेगा। इसकी आजादी नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून के अंदर दी। पहले सिर्फ अपनी मंडी के अंदर बेच सकता था, अब देश के किसी कोने में जहां अधिक रेट मिले वहां पर बेच सकता है ये कानून। और मंडी के अंदर जाते हैं तो मंडी टैक्स लेते हैं कि आड़ती, आपको पता है। अब मोदी जी ने कहा कि मंडी के बाहर कोई प्रकार का किसी का टैक्स नहीं लगेगा, तो ये किसान को फायदा होगा इससे। आप और हम सब जानते हैं कि आड़तीये मिले हुए होते थे, आड़तीये बोली लगाते थे, उनको पता है कि मेरे को 100 बोरी लेनी है, दूसरे को 200 लेनी है, 500 लेनी है, जितनी लेनी है वो सब मिले हुए होते थे। किसान जब जाता उसको पता है कि ये तो आया है तो आज ही बेच के जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसकी औकात 2 दिन रुकने की है, तीसरे दिन तो औने पौने भाव में बेच के जाएगा। इसलिए उसको मजबूरी के अंदर बेचारे किसान को बेच के आना पड़ता था। जो बोली वो व्यापारी लगाते थे, आड़तीये लगाते, उसी बोली के अंदर बेच के आता था। कोई किसान बता दे अगर यहाँ पर खड़ा होकर कि मैंने बोली लगाई कि मेरा उत्पादन ये रेट है और तेरे को लेना हो तो लो, आज दिन तक अगर ऐसा बोला हो तो आप मुझे बताइए।
ये 60 साल 73 साल के अंदर ये देश के अंदर हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये पंजाब वाले ज्यादा कर रहे हैं ना, वहां पर कुछ लोग आंदोलन, मैं उनसे कहना चाहूंगा पंजाब के अंदर पहले का जो कानून बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी कि एडवांस में जो वहां पर आते हैं ना, जैसे कोई आकर आपको कहता है कि भाई ये मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, तेरी फसल पकेगी तब मुझे देना, वो सौदा जो पहले हो जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। पहले ही हो तो तय कर लो मेरा जीरो कोई भाव बेचो, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे भाई है जो कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का शब्द समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उसमें पंजाब में जो बना हुआ है कानून उसके अंदर ये है कि अगर किसान गलती करेगा तो किसान के खिलाफ 3 साल की सजा का प्रावधान है किसान को और 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। ये कानून पंजाब में बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर किसान शायद मुश्किल है, भाषण चालू है न हो सके। लेकिन हमने जो अभी कानून बनाया उसको मैं बताना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है एग्रीमेंट का जो सौदा उसमें क्या किया है। उदाहरण के तौर पर जीरा आपके और हमारे अगर किसी व्यापारी के बीच में और किसान के बीच में सौदा हुआ कि जीरा मैं 100 रुपए के अंदर बेचूंगा, और अगर 100 रुपए में सौदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पर कि जीरा पकेगा तब 100 रुपए में दूंगा। अब अगर जीरा मान लो फसल पकी, जमीन का सौदा नहीं होगा, उसमें लिखापटी नहीं होगी, सिर्फ फसल की होगी, जो आपकी फसल का एग्रीमेंट करोगे वही होगा, दूसरा नहीं है। जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, जमीन के अंदर आ भी नहीं सकता वो, अगर आप बना कर दोगे तो। जमीन पर अधिकार किसान का है, ये हमने कानून बनाया। अब उसके अंदर जैसे 100 रुपए में सौदा किया, 100 रुपए में फसल पक गई, जब फसल पकती है तो समय व्यापारी आएगा और आपके 100 रुपए के हिसाब से जितना पैसा बनता है उतना पैसा देगा और अपनी फसल को लेके जाएगा। अब अगर मान लो जीरा उस समय भाव घट गए और भाव घट के 60 रुपए आ गए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 60 रुपए आ गए तो व्यापारी को 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर 100 रुपए नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर 100 रुपए के हिसाब से नहीं देगा तो उसके खिलाफ 150% पेनल्टी लगेगी और एसडीएम 30 दिन के अंदर पैसा दिलाएगा उसको, ये गारंटी इस कानून में की गई। और अगर रेट बढ़ जाती है, मान लो रेट 150 रुपए हो गई जीरे की, तो ऐसे समय में किसान मन बदल सकता है कि बाजार में रेट 150 है, मैंने सौदा 100 रुपए में कर दिया, तो किसान का जीव डगमगा सकता है। जीव बिल्कुल। तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने कानून बनाया उसमें यह है कि किसान चाहे तो बढ़ी हुई दर पर दूसरे व्यापारी को 150 रुपए में बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। धन्यवाद। किसान व्यापारी अगर सौदे से मना कर देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और किसान अगर सौदे से मना कर देगा तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब इसको ये काला कानून कह रहे हैं, मुझे बताओ कैसे काला कानून है? अरे वो तो घुसपैठी है। व्यापारी अगर होता, व्यापारी कभी चाहेगा कि उसकी कार्रवाई हो? ये इसलिए हुआ कि किसान का बेटा वहां जाकर बैठता है ना, जब मंत्री बनता है, या गरीब व्यक्ति जिस तरह नरेंद्र मोदी जी जो गरीबी रेखा से जीवन स्तर को आपने देखा होगा, उन्होंने बचपन में जिसने चाय बेची हो, तो वो व्यक्ति अगर वहां पर बैठते तो कानून किसान के हित के और गरीब के हित के ही बनते हैं, और ये बनाए गए हैं। अब इसमें आपको और कहना चाहता हूँ, आपने अगर कोई एडवांस पैसा लिया है तो मजे की बात है, सुनिए। आपने अगर एडवांस पैसा ले लिया, मान लो आपने लाख रुपए 2 लाख रुपए एडवांस ले लिए, तो वो पैसा आपको व्यापारी को देना पड़ेगा वापस, क्योंकि आपने माल तो दूसरे को बेच दिया, तो पहले वाले ने एडवांस दिया तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। व्यवहार है। उसके अंदर भी क्या किया है, उसको भी एसडीएम उसको पूछेगा किसान को, भाई तूने एडवांस लिया, तेरे खुद की लिखापटी है, तो तू मुझे वो वापस पैसा है वो इसको कब देगा व्यापारी को? किसान कहेगा सर मेरे का तो हमें नहीं है, मैं तो दूं 6 महीना, एसडीएम कहीं 6 महीना लिख देगी, 6 महीनों में देवर दुकान में जान पूछ के फसल आई तो ना दूंगा, मेरे का हमें पैसा नहीं है। दुकान के बैलेंस मैं तो किस्तों में दूं, तो एसडीएम साहब कह दी तने तो भाई रे किस्तों में और उसके बाद में उसमें भी कोई ब्याज नहीं लगा सकता है, जो आपने साल भर राजू मेडिकल
और इसमें भी आगे मदद हमें आई होगी। आधार बनावा मेरी के देव बता दे न हुआ दे रोको दा दो घंटा लागे वहां जो एडवांस में या अग्री में पहले पैसे ले रखे हैं, वो उसके बावजूद भी अगर नहीं देता है तो भी एसडीएम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जमीन क्योंकि हमने उसमें कानून में रखा है कि जमीन कुड़क करके पैसा नहीं दिला सकता एसडीएम, संपत्ति कुड़क करके दिला नहीं सकता, तो फिर कैसे दिलाएगा? हमने उसमें लिखा है कि किसान की संपत्ति या जमीन को कुड़क या करके तुम व्यापारी को पैसा नहीं दिला सकते और सजा दे नहीं सकते, सजा का प्रावधान हो गया। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब मुझे बताओ ये काला कानून कैसे हुआ? मुझे ये चीज आप बताइए। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं यहाँ पर उनको घेरो, यहाँ पर जैसे उन्होंने वहाँ पर घेरने का काम किया ना, जो वहाँ पर जो बैठे किसान यूनियन के नेता, वैसे इनके नेता जो कांग्रेस यहाँ घूमते हैं ना, उनको पूछो कि काला कानून कैसे है, बताओ हमारे को। और इसका उदाहरण बताता हूँ कि कैसे लागू हुआ। मैं पिछले सप्ताह आया था यहाँ पर, मेरे पास में पादरू के किसान आए थे। पादरू के किसान अनार के किसान थे सारे, उनके वहाँ पर अनार काफी होता है, अपने यहाँ पर भी अनार होता है। तो अनार के आज से 1 साल पहले जो फसल हुई थी, उस समय अनार की रेट थी कितने? 15 रुपए और 20 रुपए के अंदर किसान को अनार बेचना पड़ता था। बेचारे की फसल पकती, उस समय व्यापारी तो कोई होता नहीं था, तो बाजार में जाता 15-20 रुपए जो भी बेच तो बेच देता। बाहर जाओ तो गुजरात या खेती जान बेचना तो भी रेट बढ़िया नहीं मिलता, सिर्फ 15-20 रुपए किलो में बेचना आना पड़ता। उठाएगा मैं हर चीज 15 दिन 20 दिन के बाद तो रहना नहीं है। ये वास्ते मजबूरी बेचने की 15-20 रुपए क्यों है? खाते आते आवता एक आते 2000 पके तो घंटा फसल पके आते पके नारी नारी आके आपके खेत में। ये तो हो नहीं सके कि तू मोटी हमके रोमा तू पका ले, तेरे को कहते कि तू कालू तू पका दे, आ तो होनी को नहीं है, हाथ ही पकड़ी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बार जब पादरू के किसान मेरे पास आए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पादरू के अंदर अभी लगभग 100 से ज्यादा बाहर से व्यापारी आए और उन्होंने रोड के किनारे किनारे ऐसे टेंट लगाए, छोटे छोटे टेंट रहते हैं और उसके अंदर दुकानें लगा रखी है और वहाँ पर सीधा खरीदते हैं किसान से। और अभी अनार जो खराब से खराब अनार है ना, उसकी रेट भी 100 रुपए किलो है, अधिकतम 150 और 160 रुपए किलो में अनार बिक रहा है। और ये इसलिए बिक रहा है कि अब एक देश एक बाजार हो गया, अब मंडी की बाध्यता खत्म हो गई, इसलिए व्यापारी बाहर से आता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया, इसकी वजह से अब बाहर से व्यापारी आकर छूटे, उसकी वजह से आते, नहीं तो उनको बेचारों को आ ही नहीं सकते थे। इस कानून से अब किसान के खेत में आकर व्यापारी अनाज खरीदेगा, इसलिए ये छूट मिली है। ये अगर किसी को तकलीफ है तो आड़तियों को जरूर तकलीफ है, क्योंकि अब सीधा किसान बेचेगा तो उनको आड़त नहीं मिलेगी। ये तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो गरीब और छोटे किसान हैं, उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जब आत्मनिर्भर देश बनेगा, उसके लिए किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की योजना बनती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी कभी भेदभाव नहीं करते। चाहे उन्होंने अगर जिस तरह से आपने देखा होगा, शौचालय बनाए तो सभी के गरीबों के बनाए, गैस का कनेक्शन दिया तो सभी गरीब परिवारों को दिया, आपके प्रधानमंत्री आवास है तो गरीब परिवारों को सभी को दिया। कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई कुछ नहीं, उनका एक ही धर्म था। और उन्होंने हर वो काम किया जो सबके काम आए। और उसी लिए लाइट का कहा तो सभी के लिए लाइट की बात की। अभी जैसा कहा गया यहाँ पर लाइट की समस्या के बारे में कि अभी कुछ घरों में कनेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बाड़मेर जिले के जो घर पीछे बचे हैं, उसके भी मोदी जी की सरकार ने सैंक्शन कर दिए पैसे। अब कोई घर पीछे नहीं बचेगा, सबके घर के कनेक्शन हो जाएंगे। और ये आपके टेंडर होने वाला है, टेंडर होते ही आपके कनेक्शन शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब इन लोगों का तो आपको पता है कि आपने तो बढ़िया साफ कर दिया काम, सबक सिखा दिया, उनको बता दिया। अब ये बोलेंगे भाई इनके पास में और कुछ नहीं है, सरपंचों में कौम के मरोड़ा डालना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लोगे? आप संकित हो गए तो कुछ नहीं होगा। और अगर लड़ेंगे
और नहीं करेंगे तो एकता में तो संगठन में शक्ति होती है। इसलिए सरपंचों से भी कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, संगठित हो जाओ। ये लोग आपको परेशान करेंगे। काम सैंक्शन के अभी मेरे पास में ये कह रहे थे, अपने कौन से काम था वो 2 पंचायतों का, मेरे कौन सी पंदोरी और सोनरी के काम आपके सैंक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। अगर संगठित हो गए तो 6 महीने हो गए, आज मेरे को पता है सैंक्शन आता है। अभी एक वो जीएसएस भी आपका सैंक्शन कौन सा है, अल्टा वाला, वो भी आपके 2 महीने के 3 महीने में काम आपके लगभग शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा तो ये कहना, ये भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप संगठित और आपको ये चीज समझनी होगी कि राज्य सरकार का क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के क्या अधिकार है। यहाँ पर लाइट की कमी है, लाइट की समस्या है, और जो पानी की समस्या, इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी राज्य सरकार की है, मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए आप, मैं तो देखो सुनो, मैं तो संघर्षों में से निकला हूँ, मैं तो खुद देखो किसान हूँ और हमेशा आंदोलन किए मैंने, यही कहना है जो जीता तो फिर मैंने बहुत कुछ किया है। मेरे जीवन के अंदर इतने आंदोलन किए हैं कि शायद ही यहाँ पर किसी ने इतने किए होंगे। और मैं आमरण अनशन किए, मैंने कितने 7 से 8 आमरण अनशन। एक बार तो एक आमरण अनशन था, आमरण अनशन का मतलब की है सिर्फ पूर्णिमा दे रहे रोटी को दौड़ो न जूस कुछ नहीं, सिर्फ पूर्णिमा दे 31 दिन रहे हो, कितना दिन, 31 दिन सिर्फ पानी पर रहकर मैंने आंदोलन यहाँ पर किया बाड़मेर जिले के अंदर, उसमें हम सफल हुए। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनके जैसा अभी कहा इन्होंने कि आपने स्कूल के अंदर टीचर निकाल दिया, आपने जो तरीका अपनाया है, मैं तो कहना चाहता हूँ अगर जब तक अपने जो अध्यापक है वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाए, तब तक वहाँ पर हमारे को क्या करना है, स्कूल के अंदर घेराव करना है, चाहे उसके लिए क्या करना पड़े, हमारे हक के लिए और हमारे बच्चों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ में खिलवाड़ वो करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन लोगों के तो सिर्फ 60 साल इन्होंने जैसे तैसे निकाल दिए, इनको तो सिर्फ अपना राज करना था। अब इनका एक ही काम शुरू हो गया है, हर उस नरेंद्र मोदी जी के अच्छे काम का विरोध करना, जिसके अंदर कौन सा विरोध, ये आपको मैंने पहले कहा धारा 370 आई तो उसका विरोध उन्होंने, आपको पता है अगर सीए का कानून आया तो उसका विरोध उन्होंने, अगर मान लो अपने 3 तलाक का आया तो उसका विरोध, आज देश के अंदर जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर बना तो उसका विरोध, अभी लोग चंदा दे रहे उसका भी ये लोग विरोध कर रहे। तुम्हारे पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? भगवान के नाम पर अगर कोई पैसा देता है तो ये लोग भगवान राम के मंदिर से भी, उससे भी घृणा करते हैं। ऐसे घृणित लोग भगवान श्री राम का मंदिर का चंदा देने वालों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये चंदा क्यों लिया जा रहा है, क्या चाहते हैं ये लोग? अरे ये तो गए देश का सैनिक अगर बॉर्डर के पार अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है या एयर स्ट्राइक करता है तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि तुम वहां पर गए या नहीं गए। अरे तुम जाकर पता करना है तो पाकिस्तान में जहां वहां पर आतंकवादी मरे वहां खुद जाकर चेक करके आ जाओ, तुम देश के सैनिक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हो।